नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं पहले राजस्थान जीके, उसके बाद इंडिया जीके, उसके बाद राजस्थान पुलिस पटवार और अन्य भर्तियों में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं तो उनके क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस है, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे एनटीपीसी है, उनमें भी काम आते हैं। भारतीय इंडिया ज्योग्राफी जो है ये राजस्थान पुलिस में भी है, ये दिल्ली पुलिस में भी है, ये रेलवे में भी है, ये ग्रुप डी में भी है और कुछ टॉपिक रीट और पटवार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी है। ठीक है दोस्तों, अपना यहाँ तरीका रहेगा, हम लगभग 15 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में देंगे यहाँ पर। ठीक है, और प्रत्येक पेपर के साथ साथ दोस्तों मैं प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको नंबर तो एक ही दिखेगा कि क्वेश्चन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा ताकि उस टॉपिक का आप गहराई से अध्ययन कर सकें। ठीक है, प्रतिदिन अपना वीडियो आएगा, कोई किसी प्रकार की छुट्टी नहीं होगी। कभी कभी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, तकनीकी कमी के कारण वीडियो नहीं डाला जाता, तो वो जरूर कमी हो सकती है। बाकी मेरी तरफ से यहाँ पढ़ाने में और क्वेश्चन तैयार करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्वेश्चन को देखकर आपको आभास हो गया होगा, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की अपवाह तंत्र से राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं मेरे प्रत्येक वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी जो वीडियो आपको देखने हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नदी बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात की पहचान करनी है कि बीहड़ क्या है। दोस्तों, कुछ नदियां क्या करती हैं, कुछ एक नदियां जब बहती हैं तो वो अपने पार्श्व भाग का अपर्दन करती है। पार्श्व का मतलब होता है किनारों का अपर्दन। जब नदी किनारों का अपर्दन करती है तो नदी की घाटी गहरी नहीं होकर घाटी की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा, कुछ नदियां दोस्तों ऐसी होती हैं जो पार्श्व भाग का अपर्दन नहीं करती, जो अपने तल का अपर्दन करती है। और तल का अपर्दन करती है तो घाटी की चौड़ाई तो कम लेकिन गहराई क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसी जो नदियां होती हैं ये दोस्तों नदियां क्या करती हैं? बीहड़ बनाती है। क्या बनाती है? बीहड़। जैसे हम दोस्तों इसको अवनाली का अपर्दन भी कहते हैं। कैसा अपर्दन? अवनाली का अपर्दन। ठीक है, अवनाली का अपर्दन का मतलब ये होता है कि नदी जब धरातल पर बहती है तो ये चादर अपर्दन नहीं करके ये धरातल पर छोटे छोटे नाले से बना देती है, ऐसे नालियां सी बना देती है। और जब ऐसे नाले धरातल पर बन जाते हैं तो धरातल उबड़ खाबड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? उबड़ खाबड़, मतलब समतल नहीं होता। ये भूमि कृषि के योग्य नहीं रह पाती है क्योंकि ये भूमि अब हो गई है वेटलैंड टोपोग्राफी, मतलब उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, उत्खात स्थलाकृति, वेटलैंड टोपोग्राफी ऐसे अवनाली का अपर्दन होने की वजह से बना है। ऐसा जो अपर्दन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवनाली का अपर्दन कहते हैं। कृषि योग्य नहीं होती, गहराई में गहरे गहरे गर्त गड्ढे बन जाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? बीहड़े कह देते हैं। दोस्तों, यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान की किस नदी बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? 4 नदी बेसिन है, इसमें से कौन सा नदी बेसिन ऐसा है जहां पर इस तरह के अवनाली का अपर्दन, उत्खात स्थलाकृतियां बनती हैं? तो वह कौन है? वह चंबल बेसिन है। वह कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन। ठीक है, यहाँ बीहड़ का नाम आया। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान की वह नदी जो अवनाली का अपर्दन के लिए जानी जाती है, कौन से अपर्दन के लिए? अवनाली का अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, अवनाली का अपर्दन के लिए जानी जाती है कौन सी? चंबल नदी। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, तो वह नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल बेसिन अपनी उत्खात उबड़ खाबड़ धरातल बनाने में प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ दोस्तों राजस्थान का नाम आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर राजस्थान का नाम नहीं आकर नाम क्या आ जाए? भारत का, कि भारत की वह नदी जो अपनी अवनाली का अपर्दन के लिए जानी जाती है।
भारत की वह नदी जो उत्खात शिलाकृति के लिए जानी जाती है, भारत की वह नदी जिसकी बीहड़ प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा बेसिन आएगा? वहां भारत और राजस्थान का दोनों में किसका नाम आएगा? चंबल नदी का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार चंबल नदी पर एक ऐसा क्वेश्चन और भी पूछा गया था। वो उस क्वेश्चन में मतलब वो क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बड़ी एग्जाम इंडिया में आयोजित होने वाले एग्जाम पर पूछा गया कि निम्न में से या आप भारत में घड़ियाल देखने जाते हैं, क्या देखने? अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो निम्न में से कौन से नदी बेसिन में जाएंगे, या कौन सी नदी घाटी क्षेत्र है जहां घड़ियाल पर्याप्त मिलते हैं? ये भारत इंडिया में आयोजित होने वाली एक बड़ी एग्जाम जो थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल जो होती है उसकी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको घड़ियाल देखने हैं तो निम्न में से आप कौन से नदी बेसिन में जाएंगे। तो दोस्तों, घड़ियाल देखने के लिए हमें कहाँ जाना है? क्योंकि चंबल जो नदी है उसमें क्या मिलते हैं? घड़ियाल मिलते हैं। इसलिए घड़ियाल देखने हैं तो चंबल नदी, अगर हमें उत्खात शिलाकृति देखनी है तो चंबल नदी, उबड़ खाबड़ धरातल है चंबल नदी, बीहड़ है चंबल नदी, वेटलैंड टोपोग्राफी तो कौन है? चंबल नदी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों, यहाँ राजस्थान नहीं, अगर नाम आ जाए भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तब भी उसी नदी का नाम आएगा, चाहे वो भारत की हो या राजस्थान की। लेकिन हम राजस्थान के लिए तैयार कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने यहाँ नाम राजस्थान का दिया है। अपने सामने 4 नदियों के ऑप्शन है, लूणी, माही, बनास और कालीसिंध। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों, इससे संबंधित देखिए, कर्क रेखा एक नाम क्या आता है? मकर रेखा, और एक नाम आता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तीन नाम आते हैं इसमें। ठीक है, कर्क रेखा, इसके बाद में नाम आ सकता है मकर रेखा, या फिर नाम आ सकता है विषुवत, या फिर आ सकता है भूमध्य रेखा। क्या नाम आ सकता है? भूमध्य रेखा। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में बातें करते हैं, लूणी, माही, बनास और कालीसिंध। दोस्तों, माही नदी जो है वो ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जैसे इस तरह से आप राजस्थान के दक्षिणी हिस्से का मानचित्र बनाते हैं और उस मानचित्र में ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा की डूंगरपुर में लंबाई 1 किलोमीटर है और बांसवाड़ा में इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई ये बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि माही जो नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मेहत झील से होता है। ठीक है, ये बांसवाड़ा के खांडू ग्राम में प्रवेश करती है, कर्क रेखा को पार करती है, ये फिर उसके बाद डूंगरपुर जाती है, वापस मुड़ती है और यहाँ इसको 2 बार काट देती है। एक बार यहाँ आते समय पार कर देती है और दूसरी बार जाते समय पार कर देती है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पहले पूछ जा चुका है और अब भी पूछ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये विश्व स्तर का क्वेश्चन तैयार होता है, ये भारत स्तर का क्वेश्चन तैयार होता है, ये राजस्थान का ही नहीं है। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो अपना यहाँ निकल गया, कर्क रेखा। ठीक है, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं आपको मकर रेखा के बारे में बताने वाला हूँ कि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, क्योंकि 23.5 उत्तर तो कर्क है और 23.5 दक्षिण कौन सी है? मकर रेखा है। तो मकर रेखा को 2 बार जो पार करने वाली है उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। बस शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों आपको, तीनों के बारे में शॉर्ट ट्रिक भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला, भूमध्य रेखा को, कौन सी रेखा को? भूमध्य रेखा को, या फिर आ सकता है इसके स्थान पर विषुवत रेखा को, या फिर क्या आ सकता है? विषुवत रेखा को, या फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार पार करने वाली नदी। तो दोस्तों इन तीनों, ये लाइन, ये रेखा ग्लोब पर एक ही होती है, ये वृत्त ग्लोब पर एक ही होता है, लेकिन भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम क्या है? कांगो नदी। कौन सा है? कांगो नदी। दोस्तों मैंने तीनों आपको बताया, कर्क रेखा, मकर रेखा और उसके साथ साथ में यहाँ पर भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश, या फिर किसके बारे में बताया है? विषुवत रेखा के बारे में आपको बताया है। अगर ये फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएं, याद नहीं रहे, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये है कि
इसको आप इस तरह से याद रखें कि माली माली कम माली कम भूखा है, माली कम भूखा है। इस तरह की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने कि माली कम भूखा है। अब देखो दोस्तों, ये जो माँ है ना, इसका मतलब आपको याद रखना है मकर रेखा। क्या नाम, क्या रखना है, मकर रेखा। मकर रेखा को पार करने वाली लिम्पोपो नदी कौन सी हो गई, लिम्पोपो नदी। ठीक है, हो गया। उसके बाद में अपने सामने कौन सा नाम आया, कम। तो इस कै का मतलब आप क्या करेंगे, करक रेखा, करक रेखा। और करक रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन है, माही नदी। ठीक है, उसके बाद में भूखा। देखो मालिक कम भूखा, भूखा का मतलब होता है चिढ़ाना। भूखा का मतलब क्या है, चिढ़ाना, कि मालिक कम चिढ़ता है। ठीक है, भूखा का मतलब क्या है, कम चिढ़ता है। ठीक है, तो ये भू का मतलब है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और का मतलब है कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी। तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हो तीनों रेखाओं के बारे में कि मालिक कम भूखा है। बस 2-3 बार इस लाइन को आप रटेंगे, मालिक कम भूखा है, मालिक कम भूखा है, और उसके बाद में इनका मतलब निकालेंगे तो बिल्कुल ये दोस्तों याद हो जाएगा। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है, मतलब 4 ऑप्शन अपने सामने है और उसमें से एक नदी ऐसी है जिसका जल कहाँ पहुंचता है, बे ऑफ बंगाल। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनका जल कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनका जल कहाँ जाता है, अरब सागर में। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनका बंगाल की खाड़ी भी नहीं जाता, अरब सागर में नहीं जाता है, और उनका थोड़ी दूर बहने के बाद वो मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ऐसी नदियाँ अंतः प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। ऐसा तीनों तंत्र जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, माही के बारे में बात करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, इसमें से यो माही आती है, उसके बाद में वापस गुजरात जाती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि क्या पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दूसरा है सोम। सोम तो किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है, इधर से आती है सोम माही जाखम। ये इधर उदयपुर वाले हिस्से से आती है, डूंगरपुर में बहने के बाद ये डूंगरपुर में ही डूंगरपुर में बहती है, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये वेणेश्वर नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, माही में मिल जाती है। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसका जल भी अरब सागर में जाता है। उसके बाद में चंबल नदी। दोस्तों इधर से चंबल नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद ये कोटा जाती है, बूंदी सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर से होते हुए ये इधर यूपी में जाती है। इधर से आ रही होती है यमुना, यमुना फिर आगे जाती है, फिर आगे आती है गंगा, गंगा के साथ मिलती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि वह नदी जिसका जल कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान से होकर या राजस्थान से निकलने वाली कोई भी सीधी कहाँ नहीं जाती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। कोई भी सीधी नदी जो राजस्थान से होकर बहती है या राजस्थान से निकलती है और वो सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, वो किसी दूसरी सहायक बड़ी नदी से, बड़ी नदी की सहायक नदी बनकर उसका जल पहुंचता है। देखो क्वेश्चन समझो आप, जल, जिस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, नदी नहीं जाती है, नदी का जल जाता है। ठीक है, तो यह अपना आंसर हो गया चंबल। अगर फिर भी चेक करना हो तो साबरमती जो है ये दक्षिण राजस्थान की इस हिस्से में बहती है, ये साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में बहती है और इधर अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर ये हुआ चंबल नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नहीं है। देखो क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए लास्ट में हाँ या नहीं शब्द जोड़ा जाता है। हम जल्दी से नहीं पढ़ते, हमने पढ़ा निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह, नाम देख लिया हमने, जल्दी में क्या कर दिया, हम कांतली का नाम दे सकते हैं, हम साबी के बारे में कह सकते हैं, हम कांकनी के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, अंतः प्रवाह। उसने लास्ट में नहीं जोड़ा और खारिज शब्द भी सबसे लास्ट का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन गलत करवाने का यही तरीका होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो अंतः प्रवाह की नहीं है। साबी नदी अंतः प्रवाह की नदी है, कांतली शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, अंतः प्रवाह की नदी है, कांकनी जैसलमेर में बहती है, कोटरी गांव से निकलती है, भुज झील में गिरती है, तो ये भी अंतः प्रवाह की नदी है।
लेकिन दोस्तों खारी जो नदी है यह अंतः प्रवाह की नहीं है। खारी नदी अगर देखें तो एक खारी तो इधर लूनी की सहायक नदी आ जाती है और एक खारी है ये बनास की सहायक नदी आ जाती है। मतलब ये अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी के दोनों के भाग है, क्योंकि खारी नाम की राजस्थान में नदियां हैं 2। राजस्थान में खारी नाम की नदियां कितनी है? 2 है। तो ये यहाँ अपन अगर ऑप्शन में बंगाल की खाड़ी अरब सागर में से एक ही आई तब तो ये होगा, बाकी यहाँ अपने क्वेश्चन का आंसर तो सीधा ही निकल रहा है, क्या है? खारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है। देखो फिर वही काम किया, वही काम है, लास्ट में कौन सा शब्द जोड़ा? नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब ऑप्शन चेक करते हैं। जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, काली सिंध। आपको दोस्तों पता होगा काली सिंध नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की है। ये किसकी नहीं है? ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? ये काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काली सिंध। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में जानना चाहें तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक दोस्तों ये है, आप याद रखना, लूनी की अगर सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, और वो एक शॉर्ट ट्रिक है। एक लाइन क्या है? लाइन ये है कि सागी जमाई आयो, सागी जमाई आयो। ठीक है, सागी जमाई आयो, बांडी खातर सूकड़ी मीठड़ी लायो, बांडी खातर के लायो सूकड़ी मीठड़ी लायो, का जवाई आयो और के लायो सूकड़ी मीठड़ी लायो। ठीक है, अब इसमें ये जो शॉर्ट ट्रिक की एक लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन में लूनी की सभी सहायक नदियां आ जाएंगी, एक नदी को छोड़कर। ठीक है, सागी एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। जवाई एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। बांडी एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। खारी एक सहायक नदी है किसकी? लूनी की। सूकड़ी एक सहायक नदी है किसकी? लूनी की। मीठड़ी एक सहायक नदी है किसकी है? लूनी की। और एक और जोड़ दीजिए, कौन सी? जोजड़ी। ठीक है, ये सभी नदियां किसकी हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। आप देख सकते हैं सूकड़ी है, ठीक है, और बांडी भी क्या ऑप्शन में है, जोजड़ी भी है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, काली सिंध नहीं है। अगर वैसे आपको याद रहता है कि काली सिंध चंबल की सहायक नदी है तो वैसे सही कर सकते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन में ये नहीं होता, कोई और होता, नहीं आ रहा है, तो ऐसी ये शॉर्ट ट्रिक आप यादें रख सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि आपको इसमें चेक करना है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम तो कौन से राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। और अंत में शर्त रख दी साथ में कि उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है, लेकिन अंत में कहाँ जाती है? ये खंबात की खाड़ी में जाती है। दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का सीहोर नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश का सीहोर से उद्गम तो होता है, लेकिन पार्वती तो चंबल में मिल जाती है, और चंबल खंबात की खाड़ी में नहीं जाती, चंबल तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम होता है राजस्थान के अजमेर में नाग पहाड़ से, 2 धाराओं के रूप में, सागरमती और सरस्वती के नाम से। तो उद्गम जब राजस्थान के अजमेर से हो रहा तो मध्य प्रदेश से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में मेहत झील से होता है। उसके बाद ये राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, डूंगरपुर में बहती है, वापस गुजरात में जाती है, और अंत में कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में जाती है। अपना एक क्वेश्चन यहाँ सही हो सकता है, कौन सा? माही। चलो हम दोबारा चौथा ऑप्शन एक और उसको चेक कर लेते हैं, क्या वो तो नहीं है? जवाई नदी। दोस्तों जवाई नदी का उद्गम है ये पाली के गोरिया गांव से होता है। कहाँ से होता है? पाली के गोरिया गांव से होता है। इसका मतलब पाली राजस्थान में। उद्गम कहाँ से होना चाहिए? मध्य प्रदेश से होना चाहिए। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अपना आंसर कौन सा सही हुआ है? माही नदी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अंत में कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस बात का दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि खंबात की खाड़ी क्या है? ठीक है, जिस तरह से दोस्तों आप ये इस तरह से राजस्थान जब भारत का मानचित्र बनाते हो, ये राजस्थान, उसके बाद में जब इधर आते हैं तो ये गुजरात। ठीक है, गुजरात का हिस्सा 2 हिस्से आते हैं इस तरह से, ये गुजरात है
ठीक है। उसके बाद में भारतीय दक्षिण में चले जाते, दक्षिण भारत में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हिस्सा यहाँ दिख रहा है आपको, ये है, ये दोस्तों कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है। और यहाँ ये हिस्सा आपको जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है खंबात की खाड़ी। क्या बोला जाता है? खंबात की खाड़ी। इसका मतलब ये जो माही नदी है दोस्तों, ये यहाँ आती है, ये कच्छ की खाड़ी में नहीं, लूणी आती है। लूणी नदी जो कच्छ की खाड़ी में आती है, कच्छ के रण में आती है, लेकिन माही नदी कच्छ में नहीं आती है। कहाँ आती है? खंबात की खाड़ी में आती है। तो ये जानकारी भी आप जरूर रखें। ठीक है। यहाँ ये कोई खाड़ी नहीं दोस्तों, ये मानचित्र बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये थोड़ा सा यूँ आता है, इस तरह से निकलता है, फिर उसके बाद में यूँ निकल जाता है ये। ठीक है। तो ये कच्छ की खाड़ी, और उसके बाद में ये कौन सी खाड़ी आती है? खंबात की खाड़ी आती है। आप एक बार इंडिया के मैप को जरूर चेक करें, उसमें आप देख लें कि यहाँ खंबात की खाड़ी है, और ये जो है ये कौन सी है? ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ठीक है। गांधी सागर बांध, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। दोस्तों गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। जैसे अपन एक बार चेक करते हैं, ये दक्षिणी राजस्थान, ये झालावाड़ वाला क्षेत्र, ये बारां वाला क्षेत्र, और उसके बाद में इधर उत्तर की ओर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में यहाँ इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। ठीक है। यहाँ एक बांध बना है देवास के आसपास। ये बांध जो है ये गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है? ये गांधी सागर बांध है। और अपने का क्वेश्चन भी, अपना क्वेश्चन क्या था? गांधी सागर बांध। तो नदी कौन सी थी? चंबल थी, गांधी सागर। अब देखो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर तो बना है, लेकिन ये राजस्थान में नहीं बना है, ये बना हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ये राजस्थान में नहीं है। उसके बाद चंबल नदी जब राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक बांध बना है चित्तौड़गढ़ में ही, और उसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। क्या नाम है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद में दोस्तों बना है जवाहर सागर कोटा में, और उसके बाद में कोटा बैराज बना है। कहाँ? कोटा में। ठीक है। तो ऐसे करके चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। क्रम दोस्तों याद रखना, पिछली बार एक सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्गम से विसर्जन की ओर चंबल नदी पर बने बांधों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले बांध बना जिसका नाम क्या है? गांधी सागर। गांधी सागर बना है। उसके बाद में उससे आगे चलते हैं तो राणा प्रताप सागर बना है। उससे आगे चलते हैं तो जवाहर सागर बना है। उससे आगे चलते हैं तो कोटा बैराज बना हुआ है। कौन है? एक कोटा बैराज, एक बना है जवाहर सागर, एक बना है राणा प्रताप सागर, और एक बना है गांधी सागर। ये इनका उद्गम से विसर्जन की ओर चंबल पर बने बांधों का क्या है? सही क्रम है। और ऐसे क्रम के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस बात का दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें। अपने क्वेश्चन का आंसर गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लूणी नदी की निम्न में से सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है वह नदी है कौन सी है? जैसे हमने लूणी की सहायक नदियों के बारे में हमने बात करी थी कि सागी, जवाई, आयो, बांडी, खतर, सूकड़ी, मीठड़ी, लायो। ठीक है। अब देखो इस तरह से यूं कर्णवत रूप में फैली है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। अजमेर से 2 धाराएं निकलती हैं, एक सागरमती और एक सरस्वती। ठीक है। ये अजमेर के गोविंदगढ़ में आने के बाद दोनों मिलती हैं। मिलने के बाद दोनों का नाम क्या हो जाता है? लूणी। जब ये दोनों की एक हो जाती है तो नाम क्या हो जाता है? लूणी। ठीक है। ये दोस्तों जब यहाँ आती है तो नागौर वाले क्षेत्र से, नागौर जो है यहाँ से, नागौर वाले क्षेत्र से एक नदी आती है। ठीक है। नागौर का जो है वहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी। बाकी लूणी में जितनी भी नदियाँ मिलती हैं, चाहे वो बांडी हो, चाहे वो सूकड़ी हो, चाहे वो लीलड़ी, मीठड़ी, कितनी भी नदियाँ हो, खारी हो, ये सभी अरावली से आती है। सभी कहाँ से आती है? अरावली से। लेकिन इसकी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, मतलब वह कौन सी है? जोजड़ी नदी। ठीक है। ये नागौर के नया सानवरा गांव से आती है। नहीं सॉरी दोस्तों, ये नागौर जिले से ही आती है। सॉरी अभी ध्यान में नहीं आ रहा उसका नाम कि उसका उद्गम कहाँ से होता है। चलो बाकी सभी नदियाँ लीलड़ी, जवाई और बांडी ये सभी अरावली से आती है, जोजड़ी नहीं आती। एक क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों और भी आता है, और वो ये आता है कि नदी के बहने की दिशा ये है,
ये यूं आती है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, तो ये इसका किनारा हो गया दायां किनारा। ये कौन सा किनारा है? दायां। और इधर वाला ये जो है ये बायां किनारा है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से लूणी की वह सहायक नदी जो उसके दाहिनी किनारे पर आकर मिलती है, कौन से किनारे पर? उसके दाहिनी किनारे पर आकर मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कितना कठिन क्वेश्चन आपके सामने देखो। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम क्या होगा? देखो पूर्व से पश्चिम पूछा है, इसका मतलब इधर से यूं पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम पूछा है कि पहले पूर्व में कौन है, उसके बाद कौन है। चलो हम एक बार यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले नदी है चंबल। ठीक है, हमने बनाया चंबल। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है बनास। ये यूं आती है, सवाई माधोपुर में आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में है पार्वती। पार्वती नदी इधर मध्य प्रदेश के सीहोर से आती है, ये बारा में प्रवेश करती है, कोटा में जाकर किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। काली सिंध मध्य प्रदेश से आती है, झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और यूं आकर कोटा के नानीरा नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। अब मैंने ये आपके सामने तंत्र दे दिया। ये हिस्सा पूर्व का है, ये हिस्सा किसका है? पश्चिम का है, ये हिस्सा पश्चिम का है। अब अपने को यहाँ ऑप्शन देखो कितने कठिन दिए हैं। क्या सबसे पहले देखो पूर्व से पूछा है, तो सबसे पहले पूर्व वाला ढूंढना है हमें। तो सबसे पूर्व में यहाँ कौन है? यहाँ पार्वती है। ठीक है, ये कौन है? काली सिंध है। ये कौन? काली सिंध। ये कौन है? ये चंबल है। और ये कौन है? बनास है। ये सबसे कौन है? बनास। ठीक है, वह ऑप्शन हमें ढूंढना है जिसमें पार्वती सबसे पहले, मतलब यहाँ 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ए, ब और स। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 दे दिए, ये ए, ये ब, ये स और ये क्या है? ड। ठीक है, अपने को यहाँ ढूंढना है सबसे पहले पार्वती। पूर्व में सबसे पूर्व में कौन है? पार्वती है। तो स ऑप्शन कौन से में है? इसमें पहले ब आ रहा नहीं है, ए भी नहीं है, द भी नहीं है, कौन सा है? स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन आता है? काली सिंध। काली सिंध किस पे है? दैन में है। तो स के बाद कौन आ गया? द आ गया। उसके बाद में चंबल है, चंबल ए पे है, तो उसके बाद में कौन है? चंबल। उसके बाद में बनास सबसे पश्चिम में है, तो ये ब बनास। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन अपना यहाँ क्या हो गया? सही हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों तभी हल हो सकता है जब आप प्रत्येक नदी के बारे में उसका पूरा अपवाह तंत्र जानते हो, पूरा मैप एक डायग्राम के रूप में आप उसे जानते हो, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन सही होगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है? इसके लिए परिश्रम क्लासेज झुंझुनू पर मेरे कुछ वीडियो हैं जो राजस्थान के अपवाह तंत्र की वीडियो है। ठीक है, और उसमें आप देख सकते हो मैंने राजस्थान की प्रत्येक नदी को डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ाया है। मतलब बोर्ड पर आपके सामने प्रत्येक नदी का डायग्राम है, उसमें छोटी बड़ी सभी नदियां हैं, उसको आप वहां बिल्कुल गौर से ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे बड़े सुंदर डायग्राम जिसपे बांध भी बने हुए हैं जगह जगह पर, कहाँ कौन से जिले में प्रवेश करती है, सभी तरीका उसमें दिया हुआ है। एक बार उसे आप वहां देख सकते हैं। परिश्रम क्लासिक झुंझुनू का यूट्यूब चैनल है, उसे आप चेक कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ उफान में होती थी, पहले की बात कर रहा है, अब की नहीं, पहले की बात कर रहा है। पूर्व में जब घग्गर जो नदी है उसमें बाढ़ उफान पे होती है तो पानी कहाँ तक पहुंच जाता था? दोस्तों इस तरह से जैसे अपन यहाँ एक राजस्थान का छोटा सा रेखा चित्र तैयार करते हैं। ठीक है, यूं इस तरह से। ठीक है, अब इस राजस्थान में सबसे पहले हम घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियाँ कालका नामक स्थान से निकलती है, पंजाब में बहती है, हरियाणा में बहती है। उसके बाद ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में बहती है, गंगानगर में बहती है। ठीक है, और उसके बाद ये जब इसका पानी ज़्यादा होता है तो ये पाकिस्तान में जाती है। आगे कौन सी सीमा आ गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये पाकिस्तान जाती थी। अब तो नहीं जाती है, ये देखो पूर्व में नाम दिया है। अब तो ये हनुमानगढ़ भटनेर के आसपास या फिर गंगानगर में अनूपगढ़ से पहले ही सूरतगढ़ के आसपास ये विलीन हो जाती है।
ये अब पाकिस्तान नहीं जाती, लेकिन जब कभी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तब ये पाकिस्तान के कहाँ तक जाती थी, ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती थी। ठीक है, तो पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ उफान में होती तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता था, तो पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँच जाता था। अब ये गंगानगर के अनूपगढ़ तक, सूरतगढ़ तक या हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग जो है उसके आसपास ही विलीन हो जाती है। तलवाड़ा में ये प्रवेश करती है, तलवाड़ा झील भी है जो हनुमानगढ़ में है, और ये यहाँ प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को दो नामों से जाना जाता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है इसको दो नामों से जाना जाता है। इसे भारत या राजस्थान में तो कहा जाता है नाली, क्या कहा जाता है, नाली, और पाकिस्तान में इसे कहा जाता है हकरा। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रवाह जो है, इसका प्रवाह राजस्थान के दो ही जिलों में है, एक हनुमानगढ़ में है और दूसरा कहाँ है, गंगानगर में। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि घग्गर नदी का प्रवाह है तो कौन कौन से जिलों में है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। अगला क्वेश्चन, बिगोद भीलवाड़ा के निकट कौन सी तीन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। दोस्तों याद रखना, त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है, संगम का मतलब होता है मिलना। ठीक है, त्रिवेणी संगम का मतलब है जहां तीन नदियां आकर मिलती हों, वह स्थान क्या कहलाता है, वह त्रिवेणी संगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बिगोद एक स्थान है जो कौन से जिले में है, जो भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है, भीलवाड़ा जिले में है। ऑप्शन दे दिए हैं कि उस भीलवाड़ा जिले के बिगोद में कौन सी तीन नदियां आकर मिलती है। दोस्तों आपको पता होगा एक नदी ऐसी है जिसका नाम है बनास, बह रही है। उसके बाद में गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है, आयड़ नदी। ये थी बनास, ये कौन सी है, बनास। ये कौन सी है, आयड़ नदी। ये आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है। कहाँ गिरती है, उदयपुर की उदय सागर में। उसके बाद वहां से निकलती है। ठीक है, और निकलती है तो उसका नाम हो जाता है बेड़च। क्या नाम हो जाता है, बेड़च। और उसके बाद में ये बिगोद भीलवाड़ा में जाने के बाद किससे मिल जाती है, ये बनास नदी से मिल जाती है। ठीक है, और तीसरी जो नदी है उसका दोस्तों नाम क्या है, उसका नाम है मेनाल। नाम क्या है, मेनाल। ठीक है, और ये मेनाल नदी भी आकर कहाँ मिलती है, ये मेनाल नदी भी आकर बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है। एक हो गया मेनाल। अब अपने को ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बेड़च दिया हुआ है, जिसमें मेनाल दिया हुआ है और जिसमें बनास से दिया हुआ है। तो बेड़च गंभीरी कोठारी तो नहीं है, कोठारी तो उत्तर से आती है, नंदराई में आने के बाद उधर से मिलती है। ठीक है, राजमहल टोंक में मिलती है आने के बाद। ये तो ये ऑप्शन तो गलत है। बेड़च, बनास और मेनाल, बेड़च, बनास और मेनाल तीनों नाम मिल गए अपने को। इसका मतलब बिगोद भीलवाड़ा के निकट बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। दोस्तों ये क्वेश्चन हालांकि पुराना हो चुका है, बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर क्या है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर पुष्कर के निकट से एक नदी निकलती है दो धाराओं के रूप में, सागरमती और सरस्वती के नाम से। ठीक है, एक नाग पहाड़ से निकलती है, एक पुष्कर से। जब यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, तो दोनों धाराओं में जल की आवक बढ़ती है, जल दोनों में ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब लूणी नदी में जल की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, लूणी में जल की मात्रा बढ़ती है तो बाड़मेर का एक स्थान आता है बालोतरा। कौन सा स्थान आता है, बालोतरा। बालोतरा जब आता है तो बालोतरा जो है ना, ये नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। नदी के पेटे से क्या है, नीचे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ आने के बाद नदी की चौड़ाई भी बढ़ जाती है, घाटी कम गहरी होती है, नदी तटों को तोड़ती है, बाहर निकलती है, और बाढ़ कहाँ आती है, बालोतरा में आती है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन घग्गर नदी के बारे में भी आता है कि घग्गर नदी में जब पानी अधिक होता है तो उफान अधिक होता है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो ये हनुमानगढ़ जंक्शन में आती है। और अगर लूणी नदी के बारे में पूछ जाए तो पुष्कर के बारे में पूछ जाए तो वहाँ जिसमें आता है बालोतरा में आता है। देखो यहाँ लूणी नदी का नाम भी नहीं दिया गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि पुष्कर वाले क्षेत्र से ही निकलती है कौन सी नदी, लूणी। तो इसका मतलब एग्जामिनर कौन सी नदी की बात कर रहा है, लूणी की बातें कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध निम्न में से कौन सी नदी पर है।
दोस्तों बिसलपुर बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। बनास नदी जब टोंक में जाती है, ठीक है, टोंक का आता है टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। टोंक के टोडा रायसिंह में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? बिसलपुर बांध। दोस्तों ये राजस्थान की एक बहुत बड़ी पेयजल परियोजना है, बहुत बड़ी। ये क्या है? ये पेयजल परियोजना है जो दक्षिणी जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराती है। ये अजमेर जिले का केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ जो क्षेत्र है उसको क्या उपलब्ध कराता है? पानी। और टोंक जिले को भी क्या उपलब्ध कराता है? पानी उपलब्ध कराता है। इसलिए राजस्थान की एक बड़ी पेयजल परियोजना है, बांध है, और उसका नाम क्या है? बिसलपुर बांध, जो टोंक जिले में टोडा रायसिंह में बना हुआ है। और कौन सी नदी बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। देखो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, आपके सामने दिया है। कोठारी आपको पता होगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कोठारी जो है ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। वह कौन सी है? कोठारी नदी है। गोगुंदा से मैंने आपको बता दिया, आयड नदी निकलती है। विजराला की पहाड़ियों से दोस्तों खारी नदी का उद्गम होता है, और वो जाकर जो राजमहल टोंक है वहाँ जाकर मिलती है, और वहाँ जाने के बाद एक त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। चैनपुरा जो है, चैनपुरा है, यहाँ से मोरेल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? मोरेल का। तो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से जिस नदी का उद्गम होता है कोठारी। विजराला की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भादर निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ जाता है, क्योंकि बड़ी जो नदियां होती हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी नदी की किसकी सहायक नदी है। दोस्तों भादर जो है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? दोस्तों भादर माही नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। दोस्तों भादर नदी का उद्गम होता है डूंगरपुर जिले से। कौन जिले से होता है? डूंगरपुर जिले से होता है, और गांव है कंगुआ गांव। कौन सा गांव है? डूंगरपुर के कंगुआ गांव से निकलती है। ये नदी उत्तर जो क्षेत्र है उसमें बहती हुई ये गुजरात के कोखारा जो गांव है उसमें प्रवेश करती है, और उसके बाद ये माही नदी में कहाँ मिलती है? तो ये भादर जो नदी है दोस्तों, ये भादर नदी जो है ये गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है करांटा गांव। कौन सा गांव है? करांटा गांव। करांटा गांव जो है ये गुजरात में है, और करांटा गुजरात में जाने के बाद यह नदी किस में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। तो भादर, ईरू, सोम, जाखम, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं? ये माही की सहायक नदियां हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, ईरू जो नदी है ये ईरू किसकी सहायक नदी है? तो ईरू भी माही की सहायक नदी है, और माही में उद्गम के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी भी कौन सी है? ईरू। और भादर बाद में अंत में जाने के बाद मिलती है। और आपको त्रिवेणी संगम के बारे में पता होगा, माही नदी पर सोम, जाखम और माही पर एक प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में बनता है, जो आदिवासियों का तीर्थ कहलाता है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और कोई नदियों संबंधित क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और क्लास आएगी राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में, वो भी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।